हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस का अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक टॉपिक है टैक्सेस के बारे में जानेंगे। अलग अलग टैक्सेस कैसे होते हैं, कौन से टैक्सेस इंडिया में एप्लीकेबल है, फॉरेन में किस टाइप का टैक्स का सिस्टम होता है, क्या क्या टाइप के टैक्स सिस्टम्स अर्लियर जो इकोनॉमीज़ है उसमें रहे हैं लेकिन आज के टाइम पर नहीं यूज़ होते हैं। कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। टैक्सेस की वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। टैक्सेस, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले बेसिक टैक्स यानी कर क्या होता है। देखो यार, आज के टाइम पे हो, आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले भी टैक्सेस तो एप्लीकेबल थे ही। किसी भी इकोनॉमी में जहाँ पर भी कोई किंग होगा, कोई गवर्नमेंट होगी, कोई स्टेट होगा, वो चलेगा कैसे, वो कैसे रन करेगा। कैसे आप कहते हो कि गवर्नमेंट को लोगों का वेलफेयर करना है, तो वेलफेयर करेगा कैसे? कोई अपनी जेब से तो पैसा लगा के करेगा नहीं। तो जो रूलर्स है उन्होंने हमेशा से ही जो पब्लिक है उन पर टैक्स लगाया है, उन्हीं से कुछ पैसा लिया है, उन्हीं पर कुछ खर्च किया और कुछ अपना जो भी लग्जरीज है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उस पर खर्च किया है। सो टैक्स क्या है? एक तरीके का कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। ऐसा भी नहीं है कि टैक्स आप नहीं दो, आपका मन नहीं है तो आप नहीं दोगे, आपका स्टेट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या आप किसी पब्लिक पोस्ट पर नहीं है तो आप टैक्स नहीं दोगे। नहीं, आप अगर किसी कंट्री, किसी भी नेशन के, किसी भी स्टेट के अगर सिटीजन हो तो टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होगा जो कि आपको पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी बेसिकली सरकार को देना ही पड़ेगा, जिससे सरकार अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है, ईयरली एक्सपेंसेस है या जो भी अपने एक्सपेंसेस है उसको फुलफिल करती है। सो टैक्स इज़ अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। डेल्टन ने एक डेफिनेशन भी दी है, अ टैक्स इज़ अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी यानी जो गवर्नमेंट है या जो किंग है या जहाँ पर भी मोनार्की है या जहाँ पर जो भी रूलिंग बॉडी है वो क्या करती है, एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन लेती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू द टैक्स पेयर। देखिए इन्होंने यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विस लिखा है, बट आपको भी पता है कि जितना आप टैक्स देते हो वैसी सर्विस तो आपको मिलती नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली केवल आपकी डेफिनेशन की बात हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, सबसे पहली चीज़ होती है कि टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, आपको देना ही देना होगा अगर आप देने की हालत में हो, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होती है एबिलिटी टू पे थ्योरी या बेनिफिट थ्योरी या अलग अलग टैक्सेबल कैपेसिटी। अगर आप दे सकते हो तो आपको कंपलसरीली टैक्स देना ही पड़ेगा। पुराने टाइम पे तो आप दे पाओ ना दे पाओ कैसे भी करके, जो कोई कितना भी गरीब हो उससे भी टैक्स ले ही लेते थे। द इनकम अर्न थ्रू टैक्सेस इज यूटिलाइज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए टैक्स का जो पैसा होता है उसे यूज़ किया जाता है। देखिए सब कुछ थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है आपको सब चीज़ें पता है, बट यहाँ पर हम लोग बेसिक जो मेन मोटिव है टैक्स लगाने का उसके बारे में जानेंगे कि जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो भी टैक्स पेयर को नहीं दिया जाता है किसी तरीके से। जैसे गवर्नमेंट ने रोड बना दी या गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक हॉस्पिटल बनाया, पब्लिक पार्क्स बनाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई, ट्रैफिक लाइट्स लगाई, कैमराज लगाए, तो ये सब बेसिकली एक तरीके से बेनिफिट ही हुआ टैक्स पेयर को। टैक्सेस आर पेड बाय द टैक्स पेयर आउट ऑफ देयर इनकम। जो भी टैक्स पेयर अपना कमाई कर रहे हैं उसी में से उनको टैक्सेस देना पड़ता है। टैक्स इज द पेमेंट टू द गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के जितने कंसेप्ट है, चाहे वो आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का कंसेप्ट हो, टैक्सेबल कैपेसिटी हो, एबिलिटी टू पे हो, ये सब चीज़ें आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते ही पढ़ते हैं। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीबीए कर रहे हैं या फिर आप बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, हर एक चीज़ में आपको पब्लिक फाइनेंस में ये सारे जो मेन थ्योरीज हैं इनको आपको पढ़ना ही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी टैक्स देकर के खुश नहीं होता है क्योंकि उसको अपना जो इनकम है उसमें से कुछ अमाउंट देना पड़ रहा है। तो किसी को अगर अपना कमाया हुआ पैसा किसी और को देना पड़े तो भैया दुख तो होता ही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस रहता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टैक्सेशन के पीछे? ताकि पब्लिक रिवेन्यू जनरेट हो, सरकार के हाथ में थोड़ा पैसा आए, तभी सरकार और इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कम करेगी, सोशल वेलफेयर करेगी, स्टेबिलिटी लाएगी, कैपिटल का फॉर्मेशन करवाएगी, नेशनल इनकम को बढ़ाएगी। इस तरीके से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट रखती है जिसको फुलफिल करने के लिए आपका टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सबसे बेसिक जो टाइप है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे लगे और जिसका इंसिडेंट और इफेक्ट दोनों ही चीज़ें उस पर्सन पे हो। देखिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, ये भी पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या आप कह सकते हैं टॉपिक है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक ही इंसान पर लगता है और उसी इंसान को उस टैक्स को चुकाना पड़ता है। यानी मान लेते हैं अगर ए पर टैक्स लगा है, डायरेक्ट टैक्स उनकी इनकम है 5 लाख रुपए, उस पर 10% का अगर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो वो जो 50,000 होगा वो ए को ही देना पड़ेगा, बी नहीं दे सकता उनकी जगह पर। जैसे आपके कई सारे ऑप्शंस कई सारे आपके टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स जो कि एक पर्सन पर लगता है उसकी इनकम पे, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग। कॉर्पोरेट टैक्स किसी कंपनी के ऊपर लगता है, जितना भी उनका साल का टर्नओवर होता है या जो भी उनकी कमाई होती है उस पर टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स किसी के पास कितनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से वेल्थ टैक्स लगता है। स्टेट ड्यूटी या फिर गिफ्ट टैक्स, जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, अगर उसमें कोई 1 करोड़ रुपए जीत रहा है तो वो बेसिकली एक तरीके का गिफ्ट है या प्राइज मनी है, तो उसमें भी गवर्नमेंट 30%, 20%, 10% अपने हिसाब से डायरेक्ट टैक्स काट लेती है। तो इस तरीके के डायरेक्ट टैक्स का जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है कि ये जिस पर्सन पर लगता है उसी को इसे चुकाना पड़ता है। यही चीज़ आपका इनडायरेक्ट टैक्स में अलग हो जाती है। इसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे एक तो लगता नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स, अगर लगता भी है तो उसे चुका कोई भी सकता है। पर्सन ए अपने टैक्स को पर्सन बी पर ट्रांसफर कर सकता है, यानी उसका इंसिडेंट और उसका इफेक्ट दोनों चीज़ें आप किसी और के ऊपर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिगरेट बनाने वाली कंपनी, मान लेते हैं हम लोग पार्ले जी बनाने वाली जो कंपनी है उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो वो बेसिकली क्या करेगी, वो अपना जो टैक्स है उसको, अपना जो प्रोडक्ट है बिस्किट है अगर 5 रुपए का बिस्किट है तो उसमें वो टैक्स का भी अमाउंट इंक्लूड कर देगी, और जो बिस्कुट खरीदने वाला कंज्यूमर होगा उसे इनडायरेक्टली ही, उसे नहीं बताया जा रहा है कि वो टैक्स भी पे कर रहा है या गवर्नमेंट डायरेक्ट उससे पैसा नहीं ले रही है। अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, अगर वो एक पार्ले जी को खरीदता है तो उसे फिर वहां पर टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के भी कई सारे आप कह सकते हैं टाइप्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स या सर्विस टैक्स। ये सारी चीज़ें आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी यहाँ पर हर टैक्स लगाया किसी और पे जाता है। मान लेते हैं ए पर्सन पर, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए पर्सन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, वो किसी तरीके का गुड देता है या फिर सर्विस देता है, तो अगर ये ही इसको पे बैक कर रहा है, टैक्स को चुका रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर ये इसका इंसिडेंस बी पर्सन या सी पर्सन या बी सी डी तीनों पर डाल देता है, यानी इनसे थोड़ा थोड़ा टैक्स लेकर के पूरा गवर्नमेंट को आपका देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। सो यही मेजर आपका डिफरेंस है टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, ये जहाँ पर हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात करी है। एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, डायरेक्ट में कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर सर्विस टैक्स। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी, हर एक टैक्स का यहाँ पर हमने मेरिट और डीमेरिट भी लिखा हुआ है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है कि ये चीप होता है, इजी टू कलेक्ट होता है, आपको पता होती है, आपके पास गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, उसके सैलरी के हिसाब से वो उससे चार्ज कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, एक डिसएडवांटेज भी है कि इससे हार्डवर्क और इंटरप्राइज, जैसे जो ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा उसी से तो आप डायरेक्ट टैक्स ले सकते हो ना, या फिर जो ज़्यादा एक पॉइंट पर रीच कर चुका होगा अपनी लाइफ में, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसका ज़्यादा आपका डायरेक्ट टैक्सेशन के चांसेस है। भाई किसी बेगर से या किसी एक ऐसा एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी कंपनी में काम करता है, तो बेगर से आप कितना ही डायरेक्ट टैक्स ले लोगे, वो डायरेक्ट टैक्स देने की सिचुएशन में ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसके लिए एक तरीके का टैक्स अगर कट जाता है उसका, तो उसके लिए वो डिस्करेजमेंट होती है। यही सेम चीज़ आपका देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में भी डज नॉट डिस्करेज एफर्ट। सबसे पहली चीज़ इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या होता है, ये
रिग्रेसिव होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ऐसा नहीं होता है कि ये जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं, सबसे लिया जाता है। तो इसका बर्डन क्या पड़ता है, मतलब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये किसी पे भी आ सकता है, ये गरीब पे भी आता है। अगर मान लीजिए कोई गरीब खरीद रहा है तब भी उसे 1 रुपये टैक्स देना होगा, कोई अमीर खरीद रहा है तब भी उसे 1 रुपये टैक्स देना होगा। तो इससे बर्डन क्या, अमीर के लिए तो 1 रुपये टैक्स देना बहुत आसान है भाई, लेकिन गरीब के लिए वही 1 रुपये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं या फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरीके का रिग्रेसिव नेचर है। आगे हम लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन को भी देखेंगे कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाती है वहाँ पर टैक्स का रेट उतना कम होता रहता है, जो कि सबसे फेल्ड टाइप ऑफ टैक्स है। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर आपका रिग्रेसिव टैक्स को लगाया जाता हो। तो इस वजह से हम लोग उसे भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और भी जो डिफरेंसेस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब आप अपने आंसर्स को बढ़ाने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपका स्पेसिफिक सोशल पॉलिसीज़ के लिए इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग वगैरह पे आपने लगा दिया, सिगरेट्स पे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो लोग उससे थोड़ा कम यूटिलाइज़ करेंगे या फिर कम यूज़ करेंगे। फिर जो चॉइस होती है लोगों के पास कि उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स देना है कि नहीं, अगर किसी को बिस्कुट खरीदना है तभी उसे टैक्स देना होगा, ज़बरदस्ती नहीं होती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में यही सब चीज़ें क्या हो जाती है, इसके डिसएडवांटेज, यानी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स देना ही पड़ेगा, ये एक कंपलसरी हो जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादातर। तो और भी लेकिन एडवांटेजेस भी है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट को एक तरीके से लोगों की स्पेंडिंग पे कंट्रोल भी होता है। अगर लोग आपने पब्लिक फाइनेंस में और भी चीज़ें पढ़ी होंगी कि लोग अगर ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं, इन्फ्लेशन होने लगता है तो इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है जिससे लोग खर्चा कम कर पाते हैं। तो इस तरीके से मनी कंट्रोल या आप कह सकते हैं बेसिक जो क्रेडिट कंट्रोल है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, सॉरी नॉट अमाउंट ऑफ, एक फिक्स्ड रेशियो में जब हम लोग टैक्स को लेते हैं तब वो क्या कहता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स। यानी अगर कोई 1 लाख रुपए, यहाँ पर इस चार्ट से और ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि अगर कोई 1 लाख रुपए आपका किसी की सैलरी है तो उसका 30% मान लेते हैं अगर प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स है तो उसे 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। किसी की 2 लाख सैलरी है तो उसे 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। किसी की 3 लाख सैलरी है तो उसे 9,000 रुपये देने पड़ेंगे, सॉरी 90,000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर किसी की 4 लाख सैलरी है तो उसे 1,20,000 देना पड़ेगा अपना पार्ट ऑफ इनकम। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड रेशियो रहता है कि हमेशा 30% ही काटते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा कुछ कंट्रीज़ में इसको लिया जाता है, यूज़ किया जाता है, या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्सेस में यहाँ पर इसका यूज़ होता है। मगर ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो इनकम टैक्स के लिए या डायरेक्ट टैक्सेस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि ये एक तरीके से आपका एबिलिटी टू पे में नहीं फिक्स होता है। यहाँ पर दिक्कत होती है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अगर आप हर किसी से काट रहे हो तो जो ज़्यादा अमीर है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, या उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ही अगर कटना है, एक फिक्स्ड रेशियो में ही कटना है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग जब प्रोग्रेसिव देखेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस से हमें इसे ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसके मेरिट्स को देखेंगे तो ये सिंपल है, इजी है, कोई चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बहुत न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, आराम से कटता रहता है। डीमेरिट्स क्या है कि यार इससे कोई इनइक्वालिटी नहीं रिमूव होती है, बहुत लेस प्रोडक्टिव है, लेस रिवेन्यू जनरेट होता है सरकार के लिए, इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे वो ख़राब है। और टैक्सेबल कैपेसिटी का जो प्रिंसिपल है, टैक्सेबल कैपेसिटी यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर आई बटन पे आपको जो लिंक आ रही है आप उससे टैक्सेबल कैपेसिटी की पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस की हुई हैं। टैक्सेबल कैपेसिटी में क्या होता है कि इसमें लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही टैक्स दे, ऐसा प्रिंसिपल बनाया गया है कि यानी जो ज़्यादा कमाता है, जो रिच है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो पुअर है वो कम टैक्स देगा। तो इस चीज़ से ये थोड़ा सा अलग चला जाता है। यानी जो पुअर है, जो बेचारा 1 लाख कमा रहा है वो भी अपनी जो सैलरी है उसका 30% दे रहा है, जो 2 लाख कमा रहा है वो भी अपनी सैलरी का 30%। तो ये एक तरीके से टैक्सेबल कैपेसिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। सबसे जो बेस्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है या फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो एबिलिटी टू पे थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है, वो कौन सा है आपका
प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा देखो, मेरिट ही इसका है कि ये एबिलिटी टू पे के हिसाब से चलता है, यानी जो जितना पैसा दे सकता है, जिसमें जितनी क्षमता है, उसी के अनुसार उससे टैक्स लिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक जैसे कोई 1 लाख तक कमा रहा है तो उसको टैक्स फ्री कर दिया, भाई गरीब हो यार, तुम साल में 1 ही लाख रुपए कमा रहे हो, महीने का 10,000 तुमसे ले लेंगे पैसा तो फिर क्या ही फायदा होगा, कुछ तुम तो ऐसे ही मतलब बहुत खराब हालत में हो तो तुमसे नहीं लेंगे। फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच वालों में 10% का ले लिया, फिर 15% का ले लिया, फिर इसी तरीके से आपका जैसे जैसे जिसकी जिसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर इस ग्राफ से समझते हैं, वैसे वैसे टैक्सेशन भी बढ़ता चला जाएगा। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है, सबसे ये ज़्यादा आप कह सकते हैं लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इसमें डीमेरिट्स भी है, देखिए इन डीमेरिट्स को आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं कि ये एक तरीके से अनजस्टिफाइड है। किन के लिए? अमीरों के लिए अनजस्टिफाइड है कि वो ज़्यादा कमा रहे तो वो ज़्यादा क्यों टैक्स दे, तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अनजस्टिफाइड है। कैपिटल फॉर्मेशन को थोड़ा सा ये डिक्रीज करता है, या जो टैक्स इवेजन के चांसेस हो जाते हैं, जो ज़्यादा अमीर है उनका जब ज़्यादा टैक्स कट रहा होता है तो उनमें एक फीलिंग आती है कि यार चलो काला बाजारी करते हैं, चलो अपना कुछ टैक्स वाला पैसा बचा लेते हैं। आपने देखा ही होगा टैक्स इवेजन तो बहुत होता है, जिसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। तो बेसिकली लोगों में ये टेंडेंसी आ जाती है कि अपना जो पैसा है उसको छुपा लिया जाए या टैक्स से कैसे भी करके बचा लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें, करप्शन बहुत बढ़ जाता है, ये सब इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं। लास्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स तो बहुत ही फॉल्टी सिस्टम है, कहीं पर भी ये यूज़ नहीं होता। इसमें क्या कहता है कि जो कम पैसा कमा रहे हैं उनसे आप ज़्यादा टैक्स रेट ले लो, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे आप कम ले लो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको भी अजीब लगेगा कि यहाँ पर जो 1 लाख कमा रहा है उससे 60% टैक्स यानी 60,000 उससे लिया जा रहा है, जो 2 लाख कमा रहा है उससे 50% यानी बेसिकली 1 लाख रुपए लिया जा रहा है, जो 3 लाख कमा रहा है उससे 40% यानी 1,20,000। तो आपको लगेगा अरे अरे ये तो बढ़ रहा है यार, ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे तो जो 6 लाख कमा रहा है उससे तो फिर से केवल 60,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही फॉल्टी और बिल्कुल ही बेकार सिस्टम है टैक्स का, और कोई भी कंट्री इसको यूज़ नहीं करती है। ये देखिए कुछ चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत ही कम, जैसे कोई लो कंज्यूमर गुड है या फिर ऐसा कुछ है तो सेल्स टैक्स वगैरह या इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आपके सेल्स टैक्स है, ये थोड़े बहुत रिग्रेसिव होते हैं नेचर में, लेकिन प्रॉपर कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है जहाँ पर या कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को यूज़ किया जाता हो। अब लास्ट में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस को भी देखेंगे। स्पेसिफिक टैक्सेस। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि ये किसी की वैल्यू पर नहीं होता है, कमोडिटी की वैल्यू पर नहीं, बल्कि उसकी क्वांटिटी या उसकी किसी फिक्स्ड यूनिट पर होता है। जैसे सिगरेट का डिब्बा, आपने सिगरेट का डिब्बा खरीदा तो एक स्पेसिफिक टैक्स उस पर लगता होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर जैसे सिगरेट की बात हो गई, या फिर आपका पेट्रोल पे आपको पता है कि गवर्नमेंट पे बहुत चीज़ें होती है कि जीएसटी में क्यों नहीं इसको इंक्लूड करते हैं या ऐसा कुछ। गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम पेट्रोल पर जो लगने वाला टैक्स है उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है। पेट्रोल पर हो गया या फिर आपका अल्कोहल पर हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी वैल्यू के हिसाब से नहीं हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करती है कि अगर जैसे सिगरेट आपका 10 रुपये का एक है, या फिर आपका जो डिब्बा है उस पर कितना सिगरेट, चाहे वो डिब्बे कितने भी हो, डिब्बे का प्राइस कितना भी बढ़ा दिया जाए। जैसे सिगरेट वाली कंपनी ने 20 रुपये में पहले बेच रही थी, तब गवर्नमेंट उस पर 5 रुपये का टैक्स ले रही थी। अब वो अगर 25 रुपये का भी बेचेगी तब भी जो परसेंट ऑफ टैक्स है, यानी जो 40% टैक्स ले रही थी या 25% टैक्स ले रही थी, तो अब वो भी वहाँ पर 25% ही रहेगा, यानी अब वो 10 रुपये टैक्स लेने लगेगी। मेन जो इसका समझने का मतलब है कि ये क्वांटिटी के या फिर फिक्स्ड यूनिट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक टैक्स लगते हैं। एक फिक्स्ड परसेंटेज या एक फिक्स्ड रेशियो में ये टैक्स लगता है कि अल्कोहल पर
30% का टैक्स लगेगा। आप कहीं पर भी पियो, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, किसी पर्टिकुलर सर्विस का 20% टैक्स लगेगा। या फिर आपका सिगरेट पर 5%, 10%, 40%, 50% टैक्स लगेगा। तो वो हर टाइप की सिगरेट, हर यूनिट पर सेम ही लगेगा, चाहे उसका रेट बढ़ जाए, कंपनी उसका रेट बढ़ा दे, कंपनी उसका रेट कम कर दे, फिर भी टैक्स जो है वो उतना परसेंट ही लगेगा। इससे थोड़ा सा अलग होता है एड वैलोरम टैक्स। देखो एड वैलोरम ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी ये वैल्यू के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई सेल्स टैक्स, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एड वैलोरम टैक्सेस का सेल्स टैक्स होता है। ये आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे लग सकते हैं। ये उनकी वैल्यू के हिसाब से होते हैं कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है या किस चीज़ की कितनी प्राइस है। अगर वैल्यू बढ़ जा रही है किसी चीज़ की तो उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ जाएगा, अगर उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है तो उस पर लगने वाला टैक्स भी कम हो जाएगा। तो स्पेसिफिक टैक्सेस आर फिक्स्ड अमाउंट इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी ये फिक्स्ड रेट्स होते हैं, और एड वैलोरम उनकी वैल्यू के हिसाब से बदलता रहता है। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने नीड्स के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी टैक्स सिस्टम को अप्लाई करती रहती है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होती चली जा रही है, हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में ही अब वाइंड अप करेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देखिए सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी या किसी भी कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग स्टेट्स होते हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होती हैं, या ऐसा कुछ होता है, डिविजन्स बहुत होते हैं। तो वहाँ पर स्टेट टैक्स अलग होता था, या अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप के टैक्सेस बहुत सारे लगते थे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी जो है ये एक तरीके का कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम होता है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ में लगता है, जहाँ पर एक ही फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स लगता है आपका थ्रू आउट द कंट्री, जैसे सेंट्रल जीएसटी, थ्रू आउट द स्टेट जैसे स्टेट जीएसटी, थ्रू आउट द टेरिटरी जैसे यूजीएसटी, या यही बेसिक 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आपके जीएसटी के अंडर में आते हैं, जिसमें एक यूनिफॉर्म रेट, अगर खाने पीने की चीज़ें उस पर 5% का रेट, आपने जीएसटी स्लैब सुने होंगे, 5%, 10%, 12%, 28%, मोटर व्हीकल्स है तो उनमें 28% लग रहा है, या कोई लग्जरी आइटम्स है उस पर 28%। तो इस तरीके से जीएसटी क्या होता है, एक यूनिफॉर्म रेट प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट स्टेट। तो इसको हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। और इससे बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉफिट्स भी होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लॉन्ग होगी है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स या डिस्कशन के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।